अस्सलाम वालेकुम बीएससी पार्ट 1। आई होप सो एवरीवन इज फाइन स्टूडेंट्स। हम लोग बीएससी पार्ट 1 एडीपी क्लासेस ले रहे थे, जिनमें हमने मैकेनिक्स स्टार्ट की थी। फिजिक्स की बुक नंबर 1 मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 बैक से कर रहे थे और आगे से हमने स्टार्ट किया था कल चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था जी एज्यूम, जो पिछला क्वेश्चन था न्यूटन्स ग्रेविटी लॉ। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था? न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ। ये चीज़ हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ और वैल्यू ऑफ जी डिटरमिन्ड बाय कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ हमने रीड आउट की थी। आज हम क्या रीड करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में अब वो क्या पूछ रहा है। अब वो कहता है कि फार्मूला ड्राइव करें, जी की वैल्यू बताएं। किसके लिए? अर्थ सरफेस के लिए। व्हाट इज़ फार्मूला फॉर जी ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे हमारे पास ग्रेविटी का फार्मूला क्या आएगा, और डिस्कस करें कि जी कहाँ कहाँ वेरी करेगा और कैसे कैसे करेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं और हम देखते हैं कि हमें इसने इस क्वेश्चन में क्या बताया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे हमने क्या देखना है? जी की वैल्यू का देखना है। ये हमारे पास सब हेडिंग है। अब नीचे स्टार्ट करते हैं। उसने कहा है कि एज्यूम करें दैट अर्थ इज़ अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस आर ई हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी रो। क्या कहता है कि हमारे पास जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर है और उसका रेडियस क्या है? आर ई। ठीक है, परफेक्ट स्फीयर क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है परफेक्ट स्फीयर है, ऑफ रेडियस आर ही है इसका, और कांस्टेंट डेंसिटी हमारे पास है रो। ठीक है, उसने कहा है कि एज्यूम करें हमारे पास स्फीयर है, अर्थ है नहीं, लेकिन उसने कहा क्या करें? सपोज करें। यहाँ पे जो उसने एज्यूम का वर्ड यूज़ किया ना, यहाँ पे ये एज्यूम का वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लेट सपोज करें। ये चीज़ इक्वल नहीं है, आप लोग सिर्फ सपोजिशन करें ये चीज़ कि अगर अर्थ जो है परफेक्ट स्फीयर है। अब आप सबको पता होगा कि स्फीयर क्या होता है। स्फीयर वो होता है जिसमें हमारा हर पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस लें ना, रेडियस, तो वो हर पॉइंट पे सेम हो। यानी ये समझ लें कि ये कहीं स्फीयर है हमारे पास, इसका ये सेंटर है। ठीक है, ये आपने लेट सपोज किया, यहाँ पे ये क्या है? सेंटर। अगर हम यहाँ से रेडियस लें तो वो भी समझ लें कि आर है। लेट सपोज यहाँ से लें तो ये भी आर है, यानी इक्वल है। ये भी लें तो ये आर है मेजरमेंट, ये भी मेजरमेंट लें ये आर है। यहाँ से कहीं लें वो भी आर ही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी कहीं वो ज़्यादा नहीं हो रहा। स्फीयर हमारे पास वो होता है। तो उसने कहा आप एक रेडियस लें, अर्थ लें, उसके बाद आपने क्या लेना है? उसका परफेक्ट स्फीयर देखना है कि वो परफेक्ट स्फीयर है या नहीं है। रेडियस हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी, और उसकी डेंसिटी रो है हमारे पास जो कांस्टेंट है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं करेंगे। नाउ प्लेस अ बॉडी ऑफ मैस एम ऑन अर्थ सरफेस हैविंग मैस एम ई। अब वो कहता है कि अब आप क्या करें? एक सरफेस पे जो है अर्थ की, उसके ऊपर एक रेडियस रखें, हमने एक मैस लेना है। अब देखें हमने क्या किया है, ये डायग्राम है हमारे पास। डायग्राम को देखें, हमने एक अर्थ ये लिया है, ये वाला स्फीयर है। ठीक है, ये अर्थ का स्फीयर है ये। अब उसने कहा यहाँ पे कहीं आप एक बॉडी रख दें। उसने यहाँ पे एक बॉडी रखी है और उसका मैस क्या दे दिया है? एम दिया है। ठीक है, उसका मैस एम दे दिया है, और जो अर्थ है उसका मैस क्या दे दिया है? एम ई दे दिया है। यहाँ तक आपको समझ में आई है। अब उसने कहा है यहाँ कहीं उसका सेंटर है, इस सेंटर से ये जो रेडियस है बॉडी तक, ये समझें कि ये उसका सेंटर है स्फीयर का। यहाँ वो बॉडी पड़ी हुई है जिसका मैस एम है। ठीक है, इसके दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है वो क्या है? आर ई। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? जो स्फीयर का सेंटर है, यानी अर्थ का सेंटर है, उससे लेकर उस बॉडी तक का डिस्टेंस आ रही है। अब ये दोनों चीज़ों का डिस्टेंस एक का नहीं। इस पॉइंट को आपने इम्पोर्टेंट में लिख लें, हेडिंग में ले लें, या फिर इसके मार्क कर लें पेंसिल से। क्यों? क्योंकि ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो है ये आर ई है, ये सिंगुलर पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ अर्थ का नहीं है रेडियस, ये बल्कि उस पॉइंट तक का रेडियस है। अब ये देखिए ना, ये हमने एक स्फीयर लिया है, सपोज कि ये सी है, उसका सेंटर है। अगर बॉडी यहाँ पे होती तो हम इस चीज़ का डिस्टेंस आ रही है यहाँ तक लेते, लेकिन अब क्या किया हमने? बॉडी को अर्थ की सरफेस पे रखा है, यानी ये स्फीयर लेके यहाँ उसकी बॉडी को रखा, यहाँ सेंटर था। अब यहाँ से हमने डिस्टेंस जो निकाला उससे आ रही कहा है। अगर ये बॉडी यहाँ होती तो इसका डिस्टेंस आ रही यहाँ पे होता, अगर ये बॉडी यहाँ होती तो इसका डिस्टेंस आ रही यूँ होता। ठीक है, तो अब हमने जो किया, आपको आई होप सो कि यहाँ पे जो उन्होंने बुक में लिखा है ये डायग्राम में आपको ये समझ आ गई है। ठीक है, आगे वो कहता है द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी इज। अब जो ग्रेविटी फोर्स है उसमें वो हमने जो कल फार्मूला पढ़ा था, F = J m1 m2 बाय आर स्क्वायर,
ये पढ़ा था ना। तो जो M1 था उसमें हमने ME अर्थ का जो है मैथ वो पुट किया है, जो दूसरा M है वो हमने उस बॉडी का मैथ पुट किया है, RE उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको पुट किया है। और हम कहते हैं कि जो बॉडी है उसके ऊपर एक वेट फोर्स एक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स? वेट फोर्स। अब आप सबको पता है कि वेट फोर्स क्या होती है हमारे पास। वेट फोर्स W इज इक्वल टू mg होता है। F हमारे पास क्या आ गया है? mg। यहाँ पे ये हमारे पास F आ गया mg। अब अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, इसको क्या देते हैं, ये हमारे पास लेट्स सपोज इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास लेट्स सपोज इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये बात हमने की है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को 1 एंड 2 को, ठीक है, 1 को और साथ क्या 2 को, इन दोनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, mg, और ये वैल्यू आ गई है। यहाँ से ये m और यहाँ से ये m कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बच गया, g me RE स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू बच गई है, ये अब किसकी ग्रेविटी आ गई है, अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी निकाल रहे थे, तो हमारे पास ये किसकी ग्रेविटी आ गई, अर्थ सरफेस की। अब वो कहता है दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो हमने g की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसने ये जो क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट इज फार्मूला फॉर g ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे जी का फार्मूला क्या है इसको बताएं। तो आपने यहाँ पे ये जो फार्मूला निकाला है, ये वाला, इसको हमने क्या दिया है कि हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू है। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया। अब वो कहता है कि इट इज़ क्लियर दैट, ये क्लियर है कि एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ड्यू टू ग्रेविटी, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। अब उसने कहा है कि अब हमारे पास ये क्लियर हो गया है कि जो हमारे पास ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है, ड्यू टू ग्रेविटी है एक्सेलरेशन, वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, उस ऑब्जेक्ट के मैस पे। जो हमने मैस लिया है ना, छोटा m स्मॉल m बॉडी का मैस, उस पर डिपेंड नहीं कर रही। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मैस ऑफ द अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, अर्थ के मैस पे, और जो डिस्टेंस है बिटवीन बॉडी एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर और बॉडी के मैस में जो डिस्टेंस है RE स्क्वायर, उस पर डिपेंड कर रहा है, ये रहा, और ME स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अब ये देखें कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक ME अर्थ के मैस पे, और एक ये जो RE स्क्वायर है ये किसका है, उस ऑब्जेक्ट का, और अर्थ की सेंटर का मास है। तो ये जो है RE था, इसका जब हमने स्क्वायर लिया इस पे, और दूसरा जो मैस ऑफ अर्थ था ME, इन दोनों चीज़ों पे क्या डिपेंड कर रही है, हमारी ग्रेविटी ऑफ इसकी क्या डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन द बॉडी। ये जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, अर्थ के मैस पे और सेंटर ऑफ द अर्थ और बॉडी के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस, अगर हम ये देखें कि हमने यहाँ अर्थ लिया है, अर्थ की जगह हम क्या लेते हैं, मून ले लेते हैं, और वहाँ एक बॉडी पुट करते हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं, तो हमारे पास मून के दरमियान भी डिस्टेंस यही आएगा। कैसे उसने किया है, अब लेट्स सपोज करें आप, ये हमारे पास हमने क्या दिया, ये भी एक मून है, ये भी क्या है, परफेक्ट स्फीयर है। यहाँ कहीं इसके में एक मैस हमने रख दिया, एक बॉडी पुट कर दी है। अब जो मैस ऑफ द मून है वो क्या है, मास ऑफ द अर्थ ME था, मैस ऑफ द मून M ने। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है किसका, उस मून का। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये RM हो गया है। ये चीज़ आपको डायग्राम समझ आई है। यहाँ जो इस पॉइंट में उसने बात की है, इसके बाद ये वाली, ये जो है ये उसने डायग्राम इस तरह से बताई है। क्या बताया है कि एक स्फीयर है हमारे पास, एक कहीं बॉडी है, दरमियान में कहीं सेंटर है, उसके दरमियान डिस्टेंस है, इसका मैस है M, और जो मून है या बॉडी, ये जो हमने स्फीयर लिया है ये मून था दरअसल, इसका मैस M, मैस ऑफ द मून है, और ये दरमियान में सेंटर है, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है अर्थ का RE था, इन दोनों के दरमियान जो बनेगा इसको हम RM लिख लेते हैं। ये समझ आई है। अब वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ G ऑन मून सरफेस, मून की सरफेस पे G की वैल्यू क्या है। तो अब उसने जब वो फाइंड आउट किया, हमने जैसे ये लिखा था, यहाँ पे जहाँ जहाँ E है, यहाँ E है, ये ऊपर E है, इसके साथ E है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, ये सारी जगहों पे क्या आ जाएगा, मैस ऑफ द मून MM आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, F हमारे पास अब क्या आ जाएगा, जब हम मून के लिए निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा G ME और M, और नीचे आ जाएगा RE का स्क्वायर। ये चीज़ आ गई हमारे पास फोर्स। और दूसरी जो फोर्स अब बॉडी पे एक्ट करेगी वो हमारे पास W की इक्वल थी, जिसको हमने MG कहा है। एक फोर्स है हमारे पास, एक मिनट, एक फोर्स है हमारे पास GME ये था ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे मून की फोर्स, क्योंकि हम मून का पढ़े ना अब, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स इज इक्वल टू G
जो मैथ ऑफ द अर्थ था वहाँ हमने मैथ ऑफ द मून लिखा है, और जो ये था ये हमने एम लिख दिया, ये एम है, ठीक है। और ये हमारे पास आर ही था, अब ये क्या आ जाएगा, आर एम का स्क्वायर। और जो फोर्स बॉडी पे लग रही है वो क्या है, हमारे पास एम जी है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एम जी, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा जी एम 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 एम, और ये बॉडी ऑफ द मैथ, और ये आर एम का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। ये वाला एम और ये वाला एम कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे ग्रेविटी जो बची है मून की वो क्या बची है, ग्रेविटी कांस्टेंट है ये हमारे पास, ये मास ऑफ द मून है, और नीचे डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी और इसके है आर ई का स्क्वायर, आर एम, यहाँ पे एम है सॉरी, ठीक है, आर एम का स्क्वायर। अब हमारे पास जो मून का फार्मूला आया है क्या आ गया है, ये चीज़। और ये देखें अब उसने यहाँ पे बताया है आपको, ये मास ऑफ द मून है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब उसने कहा है आप क्या करें, इसको क्या दें, ये हमारे पास जो ग्रेविटी अर्थ की है इसको इक्वेशन 1 क्या दें, ये जो हमारे पास है आप इसको इक्वेशन 2 क्या दें, और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करते हैं, यानी मास ऑफ द अर्थ जो है इसकी जो वैल्यू है जी की मास ऑफ अर्थ की सरफेस पे, और जो मून की वह है सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी, उनको आपस में डिवाइड करें। जब आपने उसको डिवाइड किया है, ये देखिए यहाँ पे आपने डिवाइड किया, जी बाई जी एम आ गया, इधर से ये वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये वाली पहले आई है, ये अर्थ की वैल्यू, ये चीज़ आ गई है, आगे मल्टीप्लाई उसने किया है, मल्टीप्लाई में जो ये वैल्यू आई है अब इसने हमने मल्टीप्लाई करना था, यानी डिवाइड में कर रहे थे ना, ये चीज़ डिवाइड में लिखी जाएगी कैसे, जी एम एम बाय आर एम का स्क्वायर, ये चीज़ यूँ लिखी जाती। अब जब हमने इस चीज़ को ऊपर लेके गए तो इसको उल्टा दिया है, ठीक है, डिवाइड को जब हमने चेंज किया तो वो मल्टीप्लाई में, यानी रेसिप्रोकल तो नहीं कहेंगे इसको, ये कि जब हमने यहाँ से आर एम को उठा के ऊपर लेके गए हैं, यानी यूँ था ना हमारे पास जी एम एम बाय आर ई का स्क्वायर, जब आर एम का सॉरी ये एम है आर एम का स्क्वायर, जब इस पूरी वैल्यू को हम लोग ऊपर करके लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आर एम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और जो जी की वैल्यू है जी एम एम मैथ है हमारे पास, ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ऐसे ही है हमारे पास, ये उसने लिखा है। अब यहाँ से ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी जी है ये आपस में कट जाएगा, पीछे क्या बच गया, एक एम ई ये है, एक एम एम है, और आर का स्क्वायर एम का और इसका बन जाएगा, हमारे पास ये चीज़ बच गई है, ये उसने दिखाई है यहाँ पे, ये जो चीज़ है ये हमारे पास बच गया। किसकी वैल्यू आई है, ये अर्थ की ग्रेविटी की और ग्रेविटी ऑफ द मून की जी एम की, ठीक है। मून की ग्रेविटी और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें किस चीज़ की, जी अर्थ की वैल्यू निकालना चाहें जी की, अब जैसे कि हम खुद जानते हैं कि अर्थ जो है हमारे पास वो 100 टाइम्स मोर देन मास ऑफ द मून है, मून के मास से हमारे पास 100 टाइम्स बिगर है, ठीक है, यानी 100 टाइम्स अगर हम कहें मून का मास हो तो तब जाके हमारे पास मास ऑफ द अर्थ आता है। ये रहा उसने बता दिया है, मास ऑफ द अर्थ इज दिस एंड इट्स रेडियस इज 4 टाइम्स, इट्स रेडियस इज 4 टाइम बिगर देन मून, मून से इसका रेडियस अर्थ का कितना है, 4 टाइम बड़ा है, यानी हमारे पास जो है आर ई है वो क्या आ जाएगा 4 आर एम, ये चीज़ आ जाएगी। और जो हमारे पास है मास ऑफ द अर्थ वो 100 टाइम्स बिगर है तो ये 100 एम आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर हम इसको उस इक्वेशन में पुट करें जो हमने इक्वेशन देखी है पीछे, ये वाली इक्वेशन, इसमें पुट करें, क्या हमने पुट करना है, मास ऑफ द अर्थ में हमने क्या पुट करना है 100 mm, ये चीज़ पुट करनी है, और नीचे वो जो मून का है वो मास ऐसे ही रह जाएगा। ये जो चीज़ है ना इसमें हमने ये चीज़ पुट की है, ये एम और ये एम कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, इसकी वैल्यू 100 बच गई है। आपको समझ में आई इस चीज़ की कि क्या किया हमने, इन दोनों चीज़ों को आपस में उसकी वैल्यू मास ऑफ द अर्थ पुट किया है, एम मून का मास से 100 टाइम्स बिगर थी तो मून का मास कट गया है, पीछे सिर्फ 100 बच गया है। ये 100 वैल्यू किसकी आ गई, मास ऑफ द अर्थ, ये जो चीज़ थी इसकी आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 100, ठीक है। आपने इस 100 को याद रखना है, ठीक है। आगे हम अगर इसमें पुट करें, मास ऑफ द अर्थ क्या है 4 टाइम्स बिगर है, रेडियस बल्कि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास 4 टाइम बिगर से क्या है 4 आर एम, ये चीज़ है, और रेडियस ऑफ द मून है ऊपर वो ये चीज़ आ जाएगी,
इसका होल का स्क्वायर ये बेशक लगा रहे, ठीक है। यहाँ से ये RM और ये RM घट गया, पीछे क्या बन गया 1/4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया, हम देखते हैं, ठीक है। अब इसका क्या आ गया 1/4 का होल स्क्वायर और इसका क्या आ गया 100, ठीक है। इसका स्क्वायर नहीं था, ये सिर्फ प्रोडक्ट था। यहाँ तक समझ में आई है आपको बात। अब देखिए यहाँ पे उसने ये लिखा 100 और 1/4 का स्क्वायर, ये चीज़ उसने लिखी है। यहाँ 100 क्या हमारे पास वो जो मैथ ऑफ द अर्थ हम कर रहे थे ME/M, ये चीज़ हमारे पास 100 आ गई है और ये जो है 1/4 ये 1/16 हो जाएगा। जब हम इसको आपस में डिवाइड करें, अगर हम चलें 5 की टेबल 2 की टेबल से आते 2 4 2 8 से 16 2 50 बन, ये 50 बन गया। अगर फिर 2 की टेबल से करें 2 4 से 8 25 बन गया। अब ये क्या बच गया हमारे पास 25/4, ये चीज़ बच गई। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 6.6 जी। हम लोग निकाल रहे थे वैल्यू, ये हमारे पास बन गया 6.25, इसकी वैल्यू आई है। अब चूँकि हमने क्या लेना है ग्रेविटी जी लेनी है, तो जी की ग्रेविटी के लिए हम क्या करते हैं सिंगल वैल्यू जी लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं और साथ जो है उसको GM कह देते हैं, ठीक है। यानी ग्रेविटी ऑफ द मून से अर्थ की ग्रेविटी कितनी बिगर है 6। हमें क्या पता था मैथ ऑफ द अर्थ पता था। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है अर्थ की जो हमारे पास सी मैथ था वो हमारे पास 100 टाइम्स बिगर था मून के मैथ से, ये हमने पढ़ा है ये चीज़। इसी तरह हमने कहा है अगर हम रेडियस को देखें तो हमारे पास रेडियस भी 4 टाइम बिगर्स है, ये चीज़ पढ़ी है। अब अगर हम देखें ग्रेविटी को तो हमारे पास जो ग्रेविटी है वो 6 टाइम्स बिगर है। अब हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ गई हैं 3। कैसे, पहले हमारे पास ये है कि मैथ ऑफ द अर्थ हमारे पास जो है मून के मैथ से 100 टाइम्स बिगर है। दूसरी इक्वेशन ये आई है कि रेडियस अगर हम देखें तो ये 4 टाइम्स बिगर है और अगर हम ग्रेविटी को देखें तो हमारे पास 6 टाइम्स मून से बिगर है। अब अगर हम ग्रेविटी ऑफ मून निकालना चाहें GM तो निकाल सकते हैं यहाँ से, क्यों क्या कहते हैं आप निकाल लेंगे? जी बिल्कुल निकाल लेंगे। यहाँ 6 आना वो यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा। अर्थ की ग्रेविटी को डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटी ऑफ द मून भी निकल आएगा। यहाँ तक आपको आई होप से समझ में आ गई है। अब आगे देखते हैं कि आगे वो क्या कहते हैं। अब वो कहता है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो क्या आएगा, ठीक है। क्या हो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो एक्सीलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी। तो वो कहता है द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने कहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है ग्रेविटी की एक्सीलरेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन है हमारे पास, यानी ग्रेविटी की वैल्यू हमने बतानी है एक्सीलरेशन, एक मिनट स्टॉप सॉरी, ये है हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू बतानी है ड्यू टू ग्रेविटी। ये मैं रॉन्ग बोल रही थी, मैंने कहना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू ड्यू टू एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वो कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम एक्सेलरेशन की निकालें ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, तो हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास आप इसको नोट रखें कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है, ठीक है। क्या चीज़ आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या चीज़ आई है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। It means that body falls freely towards the earth. Its velocity increases at the rate of 9.8 meters per second. मीटर पर सेकेंड, ऊपर सेकेंड स्क्वायर था, नीचे पर सेकेंड है, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं है, ठीक लिखा है उन्होंने, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं है, ठीक लिखा है। क्यों? क्योंकि ऊपर उसने एक्सेलरेशन की बात की, एक्सेलरेशन का यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वो कहता है कि वेलोसिटी जो है अगर बॉडी फ्रीली फॉल करे नीचे ज़मीन की तरफ आए तो क्या बनता है उसका मैथ। तो उसने कहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द मोशन, मोशन के दौरान उसका जो है वेलोसिटी जो गेन कर रही है उसकी रेट थी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये हमने जो मीटर पर सेकंड दिख रहा है ये हमारे पास वेलोसिटी का है, ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकंड। सिमिलरली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ 9.9 इवेंचुअली बिकम 0। अब देखें ये चीज़ उसने क्या कही है कि हमारे पास कोई बॉडी है, हमने यहाँ नीचे ये ग्राउंड है हमारे पास, यानी आप कह देंगे ये अर्थ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है अर्थ है। यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, ये कहीं ऊपर गई है यहाँ पे, ठीक है। जब ये नीचे से ऊपर जा रही है तो इसकी क्या हो रही है वेलोसिटी, ग्रेविटी नीचे टूवर्ड्स द अर्थ है ना, और जो हमारे पास बॉडी ऊपर गई है ये ऑपोजिट टू द ग्रेविटी जा रही है। जब ऑपोजिट टू द ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो,
सपोज कि इसका मैथ m है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट अब ऑपोजिट टू द ग्रेविटी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किया है, एक्सेलरेशन जो 9.8 मीटर स्क्वायर है वो उसकी कम हो रही है। जब वो नीचे से हमारे पास ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या चीज़ कम हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन थी वो 9.8 मीटर थी ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ था। तो अब उसने कहा ये चीज़ कम हो रही है, कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, जो ऊपर जाएगा। जब वो ये अपने फिक्स्ड पॉइंट पे पहुंचेंगी ना, वो ऑब्जेक्ट जहाँ से वापस उसने नीचे आना होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे उसकी क्या हो जाएगी, ग्रेविटी वेलोसिटी, वो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे उसकी ये वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है उसको हमने क्या दिया, ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट है। एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं, चाहे एक सपोज समझ लें कि आपने एक यहाँ से बॉल है उसके ऊपर फेंका है, वो कहीं ऊपर जाके एक जगह पे रुकेगी जहाँ पे वो एक सेकंड, एक भी नहीं बल्कि पॉइंट माइनर सेकंड, ठीक है, बहुत कम सेकंड के लिए वो जो यहाँ पे रुकी है वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हमें फील नहीं करेंगे कि हमें कितने सेकंड के लिए वहाँ पे रुकी हुई है, हम उसको फील नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ रुकती है, जहाँ पे वो रुकती है वहाँ पे वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होती है और वो उसकी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है। उसकी क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है। यहाँ पे भी वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 9.8, इट मीन्स दैट व्हेन द बॉडी फॉल्स। अच्छा, अब वो ऊपर गई तो उसकी मैक्सिमम हाइट थी, वेलोसिटी ज़ीरो थी। अब जो वो ऊपर जा रही थी तो उसकी कम हो रही थी ना वेलोसिटी। अब जो नीचे वापस आएगी ना, डाउन टूवर्ड्स अर्थ, जहाँ से हमने जिस जगह से हमने फेंका है वहाँ पे जब वो वापस आएगा, कोई भी मैस होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो जब ऑब्जेक्ट वापस आएगी तो हमारे पास अब वो क्या करेगा, जब जो नीचे आएगा तो वो 9.8 मीटर गेन करेगा, ठीक है। आगे उसने लॉस किया था ना, जो ऊपर जा रहा था तो उसने ये चीज़ लॉस करके यहाँ पे ज़ीरो हो गई थी। अब जो नीचे आएगा तो वो उसको गेन करेगा। जब वो नीचे उस पॉइंट पे पहुँच जाएगा जहाँ से हमने उसको फेंका था, उस पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको समझ में आई है। उसने कहा है कि जब वो ऊपर जाए, अच्छा, फ्रीली फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ दिस, और सिमिलरली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, इवेंचुअली वेलोसिटी बिकम जीरो, और आखिरकार वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात अभी हमने की है। फिर वो कहता है कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या है, द हाइट एट विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी and becomes zero is called maximum vertical height attained by the object. When velocity becomes zero at maximum height, the object starts falling डाउन टू अर्थ। अभी हमने यही बात की है, हमने क्या कहा है कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये जब ऊपर गई है तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो हो गई है, ठीक है। यहाँ कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास था, यहाँ से हमने इस चीज़ को ऊपर फेंका, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। जिस पॉइंट पे ज़ीरो हुई है हमारे पास क्या था, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। इसको हमने क्या कहा है, ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट है। इस पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो है। अब जो वापस नीचे आएगी वेलोसिटी गेन करेगी, जो ऊपर जाती है वेलोसिटी लूज करती है, एंड टाइम पे जीरो हो जाएगी। ये जो नीचे आएगी वेलोसिटी गेन करेगी, यहाँ आगे इस पॉइंट पे वापस उसकी वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। ये चीज़ हमने पढ़ी है। वो कहता है कि जब वो अगेंस्ट ग्रेविटी गई, ऊपर गई है, ये मैक्सिमम हाइट है जो इस ऑब्जेक्ट ने अटेंड की है, और यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। और जिस हाइट पे, जिस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमारे पास ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो जाती है, वहाँ से फिर ऑब्जेक्ट वापस नीचे आना शुरू हो जाती है। यानी वो कौन सा पॉइंट है, अगर उसने किसी MCQs में पूछ लिया कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी वापस डाउनवर्ड आती है, तो आप कहेंगे वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की, वो उस पॉइंट पे जाके वापस ऑब्जेक्ट नीचे आती है। अब सपोज़ कि आपने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट फेंकी है, ठीक है, ये चीज़ ऑब्जेक्ट ऊपर गई है, यहाँ गई है, यहाँ से नीचे से जब वो ऊपर जा रही थी, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही थी, तो इसने 9.8 मीटर पर सेकेंड लूज़ कर दी गई वेलोसिटी, और यहाँ एंड पे आके उसकी ज़ीरो हो गई है वेलोसिटी। क्या चीज़, वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो हो गई है। ये अब जहाँ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जाके जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हुई है, वहाँ से अब वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे आने लग पड़ेगी। अब आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो आप कहेंगे वो मैक्सिमम हाइट है, वहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो होगी और उस पॉइंट पे पहुँच गया, ऑब्जेक्ट जो है वापस नीचे आने लग पड़ेगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा। हमारे पास मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या है। अब हमने कहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारे पास, उसमें वेरी क्या हो रहा है। अब हम उसको देखते हैं। हम कह रहे हैं कि वी नो दैट, अब ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। वो कहता है कि वी नो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरीज फ्रॉम
प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वो कहता है कि हमारे पास जो है सरफेस ऑफ द अर्थ है, उस पर हमारे पास जो ग्रेविटी है, उसकी फोर्स है, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो क्या करती है, वेरी करती है। यानी इस प्लेस में अगर हमने ग्रेविटी चेक की है तो वो चेंज होगी, जब हम वो आगे किसी और पॉइंट पे चेक करेंगे तो वो फिर यहाँ पे भी चेंज होगी। वेरी का मतलब होता है कि वो चेंज हो रही है, यहाँ पे फिर चेंज होगी। क्या चीज़, वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यानी ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, जो वैल्यू ऑफ जी थी, जी की वैल्यू वो हमने कितनी लिखी थी, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ये चीज़ हमारे पास सेम रहेगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारे पास ये बदलती जाएगी और ये चेंज होती जाएगी। एंड टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास, अच्छा वो कहता है कि हमारे पास ये जो वेरिएशन है ये किस वजह से हो रही है, उसकी इसने यहाँ 2 रीजंस बताए हैं। पहला रीज़न उसने बताया कि शेप ऑफ द अर्थ की वजह से, और दूसरा उसने बताया रोटेशन ऑफ द अर्थ। सबसे पहले उसने ये बताया कि शेप ऑफ द अर्थ की वजह से भी हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की चेंज होगी। यानी 9.8 मीटर स्क्वायर चेंज होगा कब, जब उसकी शेप पे कोई फ़र्क देखेंगे, और जो रोटेशन है उसकी वजह से भी। अब वो कहता है द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट बल्जेस एट इक्वेटर। जो हमारे पास अर्थ है, हमने पीछे ये सपोज किया था, मैं तभी आपको कहती हूँ, वहाँ पे उसने कहा है एज्यूम करें। ये टॉपिक है ना, यहाँ पे उसने ये लिखा है एज्यूम, ASSUME एज्यूम, इसको देख लें, ठीक है, इसको नोट कर लें। ये नहीं कि आप लिख दें कि हमारे पास वो परफेक्ट स्फीयर है, वो हमने लेट्स सपोज किया था, अपनी पोजीशन के लिए किया था। अब यहाँ पे उसने खुद बता दिया कि दैट इज नॉट परफेक्ट स्फीयर बट बल्जेस एट इक्वेटर। इक्वेटर पे उसकी क्या है, बल्जेस, उभार उतार चढ़ाव को कहते हैं। और इक्वेटर हमारे पास जो होता है वो ख़त्े इस्तिवा होता है, यानी ख़त्े इस्तिवा पे हमारे पास क्या है, उसकी बल्जेस हैं। और द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ जो है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल चेंज व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, कॉन्सिक्वेंटली ग्रेविटेशन फोर्स आल्सो वेरीज। देखिए आपने, हमने कहा ये हमारे पास फेयर नहीं है, परफेक्ट हो सकता है यहाँ पे कहीं इसकी उतार चढ़ाव हो। यानी ये हमारे पास एक पोल है ना, ये एक हम कहें कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये कहीं है हमारे पास, ये 2 हमारे पास इक्वेटर पॉइंट है, और ये एक पॉइंट होता है यहाँ पे हो सकता है उतार चढ़ाव हो। ये हमारे पास इक्वेटर होता है, ख़त्े इस्तिवा जिसको बोलते हैं, और ये हमारे पास एक पोल है, ये दूसरा पोल है। तो वो कहते हैं बॉडी रोटेट जो है, ये चीज़ है, ये रोटेट करे। अगर यहाँ कहीं सेंटर है अर्थ का, यहाँ कहीं वो बॉडी है, जब ये मूव करेगी अर्थ तो यहाँ भी तो आएगा ना वो चीज़, और यहाँ से अगर रोटेट कर रही है तो यहाँ पे भी वो चीज़ पहुँचेगी रोटेट करते करते। अब यहाँ पे हो सकता है कि बल्जिस में उतार चढ़ाव में क्या हो, कहीं ऊंची जगह हो कहीं नीचे हो। जब वो जगह हो हमारे पास तो हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें, एक दफ़ा आप माइंड कर लें, इसको नोट आउट करें कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है यहाँ पे। तो अब वो कहता है कि यहाँ पे क्या चेंज होगी, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेरीज करेगी। क्यों वेरीज करेगी, क्योंकि हमारे पास जो है ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है अर्थ। जो हमने लेट सपोज किया था पहले, वो हमने सिर्फ उस की वैल्यू निकालने के लिए सपोज किया था। उसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो लिखा है वो परफेक्ट स्फीयर ही है, वो परफेक्ट स्फीयर नहीं था। इस बात को आप एक दफ़ा फिर नोट डाउन करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पेपर में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इस मिस्टेक को आपने नहीं दोहराना। आपने ये देखना है कि हमारे पास परफेक्ट स्फीयर जो है वो एज्यूम किया था, उसके साथ लाजमी लिखना है पोजीशन या लेट एज्यूम लेट सपोज, ठीक है। तो वह परफेक्ट स्फीयर नहीं है, उसकी इक्वेटर पे हमारे पास बल्जिस होगा, उतार चढ़ाव होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी करेगा। कब वेरी करेगी, जब हम उस ऑब्जेक्ट को फ्रॉम पोल टू इक्वेटर की तरफ चेंज करते हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की प्लेस को चेंज करते हैं। यानी ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ ये अगर हम सपोज कहें कि ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ कहीं वो बॉडी है, जब हम इस बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, ठीक है, आप कहें कि ये हमारे पास है ना बॉडी ऑफ अर्थ है, सपोज, एक मिनट, ये हमारे पास क्या होगी, बॉडी ऑफ अर्थ है यहाँ हमारे पास, और ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इसको आप देख लें, ये इक्वेटर कहते हैं। ये हमारे पास एक पोल नॉर्थ पोल और एक ये साउथ पोल है। लेट्स सपोज अगर बॉडी इस पोल पे है, अगर हम इसके पोल को चेंज करें, यानी इसको यहाँ से यहाँ लेके आएँ, तो यहाँ हमारे पास क्या हो सकती है, बल्जेस हो सकते हैं इक्वेटर पे हमारे पास, क्योंकि ये स्फीयर नहीं है ना परफेक्ट, तो इस पर क्या हो सकता है हमारे पास
उतार चढ़ाव हो सकता है और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सीलरेशन चेंज होगी ड्यू टू ग्रेविटी और जी हमारे पास वेरी करने लग पड़ेगी। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, वेरी करेगी। ये हमारे पास था, हमने जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी ग्रेविटी की वो हमने निकालनी है। आगे जो हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हमारे पास एल्टीट्यूड को पढ़ेंगे। और सेकंड हम इसमें देखेंगे ग्रेविटी विद डेप्थ, ठीक है, डेप्थ से और उसके एल्टीट्यूड से इसकी ग्रेविटी को चेक करेंगे कि कैसे ये वेरी करती है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने पार्ट में देखेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।